आई एम आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है फीफो मेथड का अंडर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पहले लेक्चर का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ एनी डाउट मस्ट सी द फर्स्ट वीडियो एंड देन गो फॉर द सेकेंड वन। पहले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट फीफो इन सिंपल टर्म, बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं एज पर द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन में हमने लेकर आए हैं आपके लिए कि फीफो मेथड्स के हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, पहले लेक्चर में भी हमने क्या सीखा था कि फीफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं। इन सिंपल बेसिक क्वेश्चंस था उसमें। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ आपको निकालना है COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। COGS क्या होता है? COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ हमें क्या निकालना है? COGS भी निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और दूसरा चीज हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। समटाइम्स कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि फीफो मेथड में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है, उसके साथ साथ आपको COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके साथ आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको बेसिकली पता होगा। इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होता है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और डेबिट को प्लस माइनस करके हम उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, ना P&L अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं। विदाउट यूजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट हमें सिर्फ गिरे हुए फॉर्मेट के हिसाब से हमको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा हमारा सेल्स माइनस COGS। यस, ये COGS अभी हमने डिस्कशन किया कि COGS निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फीफो मेथड के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद देन वी गो फॉर द एडिशनल कैलकुलेशन COGS, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला रिमेंबर रख लो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस COGS। सेल्स माइनस COGS। COGS फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे COGS का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली जब आपको कॉलेज में कोई सिखाते हैं तो उसमें फीफो मेथड में ज्यादा करके ये नहीं दिखाते डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि फीफो मेथड्स में हमारा सिर्फ स्टॉक्स की कैलकुलेशन होते हैं, उसमें कोई एक्सपेंसेस वगैरह होता नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैरेज इनवर्ड हो गया, आपका रॉयल्टीज हो गए, इन सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो फीफो मेथड्स में और इससे क्वेश्चंस में आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो ज्यादातर इसको स्केप रखते हैं। ठीक है, नहीं भी रहेंगे तो इसको वैल्यू क्या होगी हमारी? जीरो ही होगी, फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग जीरो ही रखते हैं बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है एज पर द सीधा क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिया है, ना कोई कैरेज इनवर्ड बोला है, ना कोई रॉयल्टीज बोला है, ना किसी रिलेटेड प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हमको बोला है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के पर्पज के लिए किया गया हो, मतलब डायरेक्टली खर्चा किया गया हो प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे खर्चे तो हमको कोई बोला ही नहीं है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। हमें क्या चाहिए? COGS निकालने के लिए हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। दिया है, यस, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है। परचेजेस, बहुत सारे आइटम्स को परचेज दिए हैं, परचेज 1, परचेज 2, परचेज 3 एंड परचेज, 4 परचेजेस दिए हैं। इन सभी को हम लोग प्लस करेंगे लास्ट में एंड फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली हमको क्लोजिंग स्टॉक मतलब कुछ भी करके हमें क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले निकालना है। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक COGS के फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रखा, क्लोजिंग स्टॉक रख के हमको मिल जाएगा COGS मिलने पे हमको मिलेगा सेल्स, और COGS को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द फीफो मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ठीक है, ये रहा आपका फीफो मेथड का फॉर्मेट। लास्ट फर्स्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ड्रॉ द फॉर्मेट। ठीक है, बेसिकली आपको इस तरह का फॉर्मेट बना रहेगा जिसमें आपका कॉलम रहेगा डेट, उसके बाद 3 सब कॉलम, मतलब 3 मेन कॉलम के बाद 3 सब कॉलम। पहला जो मेन 3 कॉलम रहेगा, सब कॉलम का नाम रहेगा परचेज, जिसमें आएगा यूनिट, रेट, वैल्यू। दूसरा जो कॉलम रहेगा आपका सेल्स या फिर इश्यूज,
इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, इट्स रिलेटेड टू इशू, जस्ट लाइक मीन सेल्स। और लास्ट का जो आपका 3 सब कॉलम का रहेगा वो रहेगा बैलेंस। हर एक में 3 सब कॉलम डिवाइडेड है, एक पेज पे आराम से बैठ जाता है, अच्छे से बनाया करो एज पर द यूनिट रेट। रेट का कॉलम छोटा बनाओगे चलेगा, वैल्यू और यूनिट का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वैल्यू का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यूनिट मीडियम साइज का रहेगा, रेट का थोड़ा ज्यादा फिकर नहीं रहता। रेट दिस इज कॉल्ड रेट, तो हमको 2 डिजिट के हिसाब से रेट लिखना रहता है, तो रेट का कॉलम ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए, बाकी एक पेज में फिट हो जाता है। ठीक है, सो फीफो बनाने से पहले या फीफो ड्रॉ करने से पहले आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बेसिक बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक का फिगर आउट कैसे फाइंड करें बिना सॉल्व किए, विदाउट फॉर्मेटिंग किए हमें कैसे पता चले कि हमारा आंसर सही है। हाउ कैन वी फाइंड हमारा आंसर जो हमने सॉल्व कर रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। कैसे? जस्ट फाइंड आउट कि क्लोजिंग स्टॉक कितना हो सकता है। इस फिगर आउट को देख के हमें सिर्फ थ्योरेटिकली या फिर 30 सेकंड्स के अंदर पता लगाना है कि हमारा आंसर क्लोजिंग स्टॉक का इतना आना चाहिए। सो कितना आना चाहिए कैसे पता चलेगा? हाउ आई कैन कैलकुलेट? ठीक है, सो लास्ट टाइम का ट्रिक मैंने क्या बताया था आप लोग को कि कैसे पता चले हमारा आंसर सही है। अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, जस्ट लाइक रफली क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को क्या करो, ऐड करो और सेल्स वाले आइटम्स को लेस करो। ऑल द यूनिट्स फिगर, सभी के सभी यूनिट्स फिगर को क्या करना है, प्लस माइनस करते जाना है। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को ऐड करो, सेल परचेज के यूनिट्स को ऐड करो और सेल्स यूनिट्स को माइनस करो। मतलब ओपनिंग रहेगा तो उसको प्लस, परचेजेस के साथ प्लस और बेचते समय जो भी आइटम है उसको माइनस करो, तो आपका बच गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। लेट्स सी, सिर्फ आंसर फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो आंसर फाइंड करने के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 500। ठीक है, 500 में परचेज हो गया ऐड 1000, परचेज ऐड हो गया तो 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1500। सेल्स 800 यूनिट बेच दिया, कितना बचेगा, 700 यूनिट। प्लस माइनस आपको आना चाहिए, प्लस माइनस वो मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करो, मोबाइल यूज करो और जो भी गैजेट आपके पास है वो यूज करो। ठीक है, सो 1500 माइनस 800 इज इक्वल टू 700। 700 के बाद हमने वापस से खरीद लिया, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, 1400 यूनिट और खरीद लिया 1400, सो इसका हो गया 2100। ठीक है, अभी 2100 यूनिट हमारे पास हो गए। अगेन वापस से सेल्स हुआ है, माइनस हो जाएगा 2000 यूनिट माइनस, कितना बचेगा 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स के बाद वापस से क्या है, परचेज ऐड 1800 यूनिट्स, ये हो गया आपका 1900 यूनिट्स। उसके बाद आपके कंटिन्यू 2 सेल्स है, माइनस माइनस 800 माइनस किया तो 1100 में से 300 और माइनस किया, आ गया आपका 800 और ये लास्ट का आपका परचेज ऐड 500। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1300 यूनिट्स। आपके जो क्लोजिंग स्टॉक्स रहेंगे वो रहेंगे 1300 यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यही हमको चेक करना है कि प्रॉपर टेबल के हिसाब से हमारा 1300 यूनिट आता है कि नहीं, आना ही चाहिए। अगर इसके जरा भी ऊपर नीचे आ गए तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप गलत सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सो 1300 यूनिट्स हमारा आंसर है। क्लियर है? सो अब तक आप समझ गए कि क्लोजिंग स्टॉक का हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1300। वंस अगेन हमें FIFO मेथड में क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन द FIFO मेथड। सो हमें निकालना है पहला क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, उसके साथ साथ हमको एडिशनल फाइंड करना है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक्स में परचेज ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। अब इतना तो पता है कि आपका आंसर क्लोजिंग स्टॉक का 1300 यूनिट्स है, लेकिन हमको इन फिगर आउट अमाउंट चाहिए। वी कैन यूज दिस टेबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आफ्टर COGS वी हैव टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस COGS। ऑलवेज सेल्स आपका ज्यादा ही होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा आपका प्लस पॉजिटिव। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बोला तो हमेशा आपका आंसर प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ FIFO। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको FIFO सॉल्व करना है। FIFO में हम क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, हाँ ये रहा आपका टेबल, यूनिट रेट वैल्यू। यूनिट रेट वैल्यू के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको वैल्यू निकालना है। तो लास्ट टाइम आपको मैंने फॉर्मूलास बताए थे पहले लेक्चर्स में, वापस यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू
इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 500 यूनिट्स है और आपका रेट है 20 रुपया, तो आपकी वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 10,000। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ज्यादातर यूज होता है फीफो के लिए। वेटेड के लिए आपको दोनों भी यूज होता है, एक होता है वैल्यू निकालने के लिए, एक होता है रेट निकालने के लिए। व्हेन वी कैन सॉल्व द वेटेड एवरेज, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि रेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द रेट, वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ठीक है, उस चीज के लिए हम लोग वेटेड एवरेज सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी बेसिकली हमें वैल्यू कैसे निकालना है वो एग्जांपल्स के लिए फॉर्मूला याद रखो। वैल्यू निकालने के लिए यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, ओके, स्टार्ट विद द बेसिक। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, फीफो मेथड को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चंस के किस चीज को सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है, मतलब कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है। ओपनिंग स्टॉक दिया रहे नहीं दिया रहे फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग स्टॉक कभी कभी नहीं देगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, परचेज स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा बिजनेस चालू किया तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर है तो पहले देख लिया करो क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक करके कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, परचेज से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन सेल्स से स्टार्ट तो होगा नहीं। थोड़ा लॉजिक लगाओ कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करे तो तुरंत सेल्स तो होगा नहीं, परचेज तो डेफिनेटली होगा। तो परचेज तो दिया रहना चाहिए, पहला आइटम आपको परचेज हमेशा रहेगा। उसके पहले ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज लेट वी गो। दूसरी चीज आपको जो फोकस करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट को हमेशा सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस ऑर्डर हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए। लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि डेट हमेशा सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब देख लो कि हर एक डेट एक के बाद एक लॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 जनवरी 2020, तो 1 जनवरी 2020 मतलब हर एक उसके बाद ही आना चाहिए। फर्स्ट के बाद 3 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25, 28, 29, 30, मतलब सब सीक्वेंस ऑर्डर में है। जरा भी अगर मिसमैच हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले डेट देख लो, डेट क्या सीक्वेंस ऑर्डर में है। अगर डेट सीक्वेंस ऑर्डर में है तो हमको ट्रांजेक्शन भी उसी ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट डेट 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। कॉलम का हमारे पास परचेज, सेल्स एंड बैलेंस का है। हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। सेल्स का तो कुछ लेना देना नहीं है हमको। सेल्स का इंफॉर्मेशन सेल्स कॉलम में लिखना है, परचेज का इंफॉर्मेशन परचेज के कॉलम में लिखना है, बचा बुचा हमको बैलेंस में लिखना है। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 500 यूनिट्स का है जिसकी रेट है 20 रुपया। यूनिट के कॉलम में यूनिट 520 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक तो हम फीफो कर रहे हैं। फीफो करने का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला स्टॉक जो आएगा वही पहला स्टॉक सेल करेंगे, मतलब जब तक पहला स्टॉक हमारे पास सेल आउट नहीं होगा तब तक हम दूसरे स्टॉक से बेच नहीं सकते। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हो गया आपका पहला स्टॉक। हम साइड में इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसे लिखने पे। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, खाली हमको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास पहले स्टॉक्स में कितने यूनिट्स अवेलेबल है। तो पहले स्टॉक्स में हमारे पास 500 यूनिट अवेलेबल है। वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। ठीक है, वैल्यू बाद में देखेंगे। ये होगा पहला ट्रांजेक्शन। आप ऐसे कर सकते हो, लाइन मार सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है कि आपने अलग अलग सेग्रीगेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, दिखने के लिए अच्छा दिखता है, बाकी कोई मार्क्स नहीं मिलता है इसके ऊपर। जस्ट लाइक यू कैन ड्रॉ इफ यू वांट, अदरवाइज कोई बात नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में डेट है हमारे पास 3 जनवरी का। ये हो गया 3 जनवरी को परचेस किया हम 03/2020। परचेज, नाउ परचेज के कॉलम में हाउ मच यूनिट हैव परचेज्ड 1030 रुपीज के हिसाब से 1030 रुपीज के हिसाब से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वेट वैल्यू। तो वैल्यू इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 30,000। सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अभी लिखते समय कैसे लिखना है, फीफो, यहाँ पे ध्यान देना है। फीफो में लिखते समय कैसे लिखना है, फर्स्ट स्टॉक अगर अवेलेबल है तो सबसे पहला फर्स्ट स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद सेकंड स्टॉक लिखेंगे। तो बैलेंस में चेक करो, हमारे पास फर्स्ट स्टॉक अवेलेबल है 500 का, पहले उसको लिखेंगे 520 रुपीज के हिसाब से 10,000। ये पहला स्टॉक है हमारे पास। उसके होने के बावजूद हमने दूसरा स्टॉक खरीदा 1000 का, उसके नीचे 1030 रुपीज के हिसाब से 30,000। स्टॉक नंबर 2, हमारे पास अभी 2 स्टॉक्स हो गए। ठीक है, ये हो गए 2 स्टॉक्स, सेकेंड स्टॉक्स ना। हमारे पास अभी
दो स्टॉक्स पड़े हैं, पहले स्टॉक्स में 500 का क्वांटिटी, दूसरे स्टॉक्स में 1000 का क्वांटिटी। नेक्स्ट सेल्स, 10 तारीख का सेल्स है, 10 जनवरी सेल्स, परचेस का कोई लेना देना नहीं। सेल्स, यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत लोग गलत क्या करते हैं, सेल्स कभी कभी डायरेक्ट लिख देते हैं। डू नॉट राइट डायरेक्ट, हम कोई वेटेड एवरेज नहीं कर रहे हैं, हम वेटेड एवरेज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं फीफो। तो हमें डायरेक्ट कब लिखना है, मतलब 800 का 800 हमें कब लिखना है, अगर ऐसा लिख दोगे तो तुरंत का तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें लिखने से पहले चेक करना होगा कि हमें कौन से स्टॉक से उठाना है। तो आई होप आपके पास आंसर रहेगा। हमारे पास दो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे पास दो स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अरे भाई 1000 इसमें दिख रहा है, यहाँ से उठा लेते हैं, 800 लिख सकते हैं ना, गलत, तुरंत का तुरंत गलत हो जाएगा। सो क्या डिफरेंस है, हमें 800 बेचना है, तो सबसे पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला स्टॉक कौन सा है, पहला स्टॉक हमारे पास है ये वाला, कितने हैं इसके अंदर 500, तो हम 500 में से 800 कैसे बेचे, नहीं बिक सकता, तो पूरा का पूरा 500 बेचो, जब तक पहला नहीं बिकेगा आप दूसरे से विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, यही इसका रूल है फीफो मेथड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टॉक को सोल्ड करो, पूरा का पूरा फर्स्ट स्टॉक। सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि इन फीफो या वेटेड कोई भी मेथड्स हो, वी हैव टू इग्नोर सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस को इग्नोर देना है, मतलब ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इग्नोर करना है। वेदर इट इज गिवन नॉट गिवन फर्क नहीं पड़ता, टेबल में कैलकुलेट करना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सीओजीएस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फर्क पड़ता है। तो उसके लिए अगर ग्रॉस प्रॉफिट बोला है तो सेलिंग प्राइस जरूर देगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोला है तो सेलिंग प्राइस देगा नहीं देगा फर्क नहीं पड़ता। अगर टेबल कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो हमें सेलिंग प्राइस को देखना ही नहीं है, मतलब घूम फिर के यहाँ जाना ही नहीं है कि हमको यहाँ पे सेल्स का कॉलम है उसका रेट क्या रहेगा, 40 रहेगा तो 40 अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस स्टॉक से निकाला है उसी स्टॉक का रेट अप्लाई होगा, ये है हमारा फीफो का कैलकुलेशन, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, फीफो वेटेड करते समय सेलिंग प्राइस को फुल्ली इग्नोर करना है, वेदर इट इज गिवन वेदर इट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो रेट क्या होगा, जिस स्टॉक से विड्रॉ किया उस स्टॉक का रेट 20 रुपीज, 10,000। यहाँ पे हमारे पास पहला स्टॉक खाली हो गया, दिखाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए और अच्छा लगने के लिए हम पहला जगह छोड़ देते हैं, हम पेज का भी पहला अपना वैसे छोड़ देते हैं भगवान के नाम पे, तो यहाँ पे भी दिखाने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड पर्पस हम लोग पहला गैप रखेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पहला स्टॉक हमारा बिक गया, ठीक है। सो 500 का स्टॉक बिक गया, हमें बेचना कितना था, 800 बेचना है, 800 क्वांटिटी बेचनी है, 800 क्वांटिटी में 500 क्वांटिटी सोल्ड आउट हो गई, कितनी क्वांटिटी बची अभी 300। क्या ये 300 क्वांटिटी सेकंड स्टॉक्स में अवेलेबल है, यस ऑलवेज इज अवेलेबल। 1000 के इसमें से कितना लेंगे हम लोग, 1000 के इसमें से 300 क्वांटिटी लेंगे, 300, और इज द रेट एप्लीकेबल हियर, फिर रेट क्या हो जाएगा, ये जो 300 क्वांटिटी उठाया ये किस में से उठाया हमने, सेकंड वाले इसमें से उठाया, 30 रुपए के इसमें, ये हो गया 30 रुपए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 9000। सो क्या कुछ बचा है हमारे पास, अभी भी बैलेंस में कुछ बचा है, अब समथिंग पेंडिंग इन यूनिट्स, इन सेकेंड यूनिट्स और सेकेंड स्टॉक्स, यस पहला स्टॉक तो पूरा का पूरा बिक गया है, सेकेंड स्टॉक 1000 में से 300 क्वांटिटी बेच दिया, तो कितना क्वांटिटी बचेगा, 700 क्वांटिटी, उसी लाइन में लिख दो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई सेकेंड स्टॉक से बचा आइटम ने सेकेंड स्टॉक के सामने लिखा हुआ है, तो 1000 में से 300 गया तो 700 बचा, 30 रुपए के रेट में 21,000। अब ये कौन सा स्टॉक आपका रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टॉक, क्योंकि उसके पहले का जो स्टॉक था बिक गया। अब ये जो स्टॉक होगा आपका कौन सा स्टॉक हो जाएगा, नंबर 1 स्टॉक्स। क्लियर एवरीवन, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है 10 तारीख के बाद नेक्स्ट आता है 15 तारीख, परचेज इन सिंपल, 15 जनवरी परचेज 1400 क्वांटिटी परचेज किया है, 1400 क्वांटिटी 20 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 28,000, 14 2 28, ठीक है 28,000 हो गया, सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। अब लिखते समय क्या करेंगे, जस्ट चेक द बैलेंस, क्या कुछ बैलेंस में हमारे पास पेंडिंग है, यस 700 का स्टॉक ऑलरेडी पेंडिंग है, तो पहले 700 का स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद जाके 1400 का स्टॉक लिखेंगे, ये हो गया आपका 700 का स्टॉक, 30 रुपीज के हिसाब से 21,000 स्टॉक नंबर 1,
उसके बाद वो होते हैं हमने 1400 का स्टॉक्स और खरीदा, 1400 ₹20 के हिसाब से 28,000। नाउ वी हैव टू स्टॉक्स, अभी हमारे पास 2 स्टॉक्स पड़ गए, याद रखोगे। नेक्स्ट, आई होप ये भी समझ में आ गया आप लोग को। 20 तारीख 20 जनवरी सेल्स, 20 जनवरी का सेल्स है, ठीक है। परचेस में कुछ नहीं रहेगा, बेचते समय अगेन सेल्स का ट्रांजेक्शन है, तो बेचते समय क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्वेश्चन करो अपने आप में, लिख सकते हैं हाँ तो लिखेंगे, अदरवाइज ना, उसको सेपरेट करके लिखेंगे। डिपेंड अपॉन द स्टॉक्स, कितना क्वांटिटी सोल्ड आउट करना है। ओके 2000 की क्वांटिटी सोल्ड आउट करनी है। कैन बी राइट 2000 डायरेक्टली हियर? क्या हम 2000 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। फिर राइट मेथड क्या है? जस्ट चेक द बैलेंस, स्टॉक्स को चेक करो, कितने स्टॉक्स है उसको चेक करो और उसके हिसाब से लिखो। तो सबसे पहला विदाउट एनी डाउट आप सबसे पहला किसको सोल्ड आउट करो? फर्स्ट स्टॉक को सोल्ड आउट करो। 700 की क्वांटिटी लिख दो डायरेक्टली, ₹30 के हिसाब से 21,000। तो पहला स्टॉक आपका क्या हो गया? सोल्ड आउट हो गया। चेक करो 2000 की क्वांटिटी में 700 की क्वांटिटी आपने बेच दी। कितना क्वांटिटी और चाहिए आपको? 1300 का क्वांटिटी बैलेंस्ड है और आपको बेचना है। क्या ये 1300 सेकेंड स्टॉक में अवेलेबल है? आई होप अवेलेबल है। तो 1400 में से कितना बेचोगे आप लोग यहाँ पे? 1300। पूरा का पूरा उठा के बेच मत देना, तो जीरो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। लिखते समय कभी फिगर आउट और जीरो पे ध्यान दिया करो, मैं तो उठा के आप लोग को कॉपी पेस्ट करोगे तो 1400 को डायरेक्टली 1400 लिखोगे, हो गया यहाँ पे 2100 सोल्ड, वहां पे कुछ बचा ही नहीं। जस्ट रिमेम्बर पर्पस कि 1400 में हमको कितना बेचना है? हमको 1300 बेचना है, तो 1300 बेच दिए। रेट क्या रहेगा? वी हैव टू इग्नोर द सेलिंग प्राइस। तो कौन से स्टॉक से उठाया? उस स्टॉक का प्राइस। सेकेंड स्टॉक से उठाया जिसका प्राइस था ₹20, यहाँ पे होगा ₹20। सो कितना आएगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, ये हो गया आपका 26,000। सो कुछ रिमेनिंग बचेगा हमारे पास। 1400 स्टॉक्स में से 1300 स्टॉक्स बेच दिया, तो 1400 माइनस 1300 हो गया आपका 100 का स्टॉक्स, और रेट रहेगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे 2000। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टॉक। ना अभी आपके पास 100 स्टॉक्स पेंडिंग, मतलब वो आपका पहला स्टॉक्स रहेगा जिसमें 100 की क्वांटिटी अवेलेबल है। हैव यू अंडरस्टैंड हियर? हमें 2000 की क्वांटिटी बेचनी थी, बेचने के लिए हमने सेल्स आउट चेक किया, बैलेंस में चेक किया, तो सबसे पहले आपको 700 का क्वांटिटी मिला। 700 की क्वांटिटी हमने डायरेक्टली सेल किया पहले, फिर 700 को सेल करने के बाद हमने चेक किया कि कितना और बेचना है, 1300 बेचना है। उस 1300 के लिए सेकंड स्टॉक्स में अवेलेबल था, 1400 में से 1300 को बेच दिया उसी के रेट के हिसाब से, और बचा कुछ स्टॉक्स एज अ बैलेंस में लिख दिया। नाउ हमारे पास अभी एक स्टॉक पड़ा हुआ है 100 क्वांटिटी में, ये हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 तारीख परचेस का ट्रांजेक्शन, फटाफट सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, अभी आपको आना चाहिए इसके आगे, ठीक है। जस्ट ट्राई, गलत हुआ तो सॉल्व कर लेंगे आगे से। परचेस की क्वांटिटी में 1800 लिखना है। 25 जनवरी डेट प्रॉपर लिखा करो। 1800 क्वांटिटी ₹10 के हिसाब से हो गया 18,000। सेल्स का कोई लेना देना नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास? लिखते समय पहले बैलेंस चेक करो। यस 100 की क्वांटिटी हमारे पास ₹20 के हिसाब से 2000 स्टॉक नंबर 1। इसके होने के बावजूद हमने दूसरा स्टॉक खरीद लिया 1800 का, उसके नीचे 1800 ₹10 के हिसाब से 18,000। 2 स्टॉक्स, अब हमारे पास 2 स्टॉक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 25 के बाद 28 सेल्स। कैन बी राइट डायरेक्टली? कितना क्वांटिटी बेचना है अपने को? 800 क्वांटिटी। आई होप, या मुझे विश्वास है अभी आप लोग सेल्स की हिसाब से बराबर लिखोगे। 800 बेचना है, सो कैन बी राइट डायरेक्टली, और सेपरेट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा उसको। 800 की क्वांटिटी बेचनी है, ठीक है। 800 की क्वांटिटी हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास पहले स्टॉक्स में सिर्फ 100 अवेलेबल है। कितना लिखना है? 100, ₹20 के हिसाब से 2000। तो 800 में 100 बिक गया, 700 और पेंडिंग है। सेकेंड स्टॉक से उठाएंगे 700 सेकेंड क्वांटिटी से उठा लिया,
ठीक है। तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 10 रुपीज वाला रेट, ये होगा 7,000, 7,000। पहला स्टॉक तो पूरा बिक गया था, फर्स्ट स्टॉक खाली हो गया। 1800 में 700 क्वांटिटी सोल्ड आउट, कितना क्वांटिटी बचेगा? 1100 की क्वांटिटी, 10 रुपए के हिसाब से 11,000, ये हो गया स्टॉक नंबर 1। कितना सुंदर लग रहा है। सेपरेट सेपरेट डिवाइड करते रहोगे तो कितना अच्छा लगेगा, प्रॉपर। ठीक है, ये हो गया 800 की क्वांटिटी सोल्ड आउट, 1100 की क्वांटिटी बची है 10 रुपए के हिसाब से 11,000 रुपए का। नेक्स्ट है 29 जनवरी, अगेन सेल्स 300 क्वांटिटी, कैन बी राइट डायरेक्टली 300 क्वांटिटी। अभी इसमें हमको बैलेंस क्या देखना है, यहाँ पे देखना है, एक ही स्टॉक पड़ा हुआ है, बाकी कोई दूसरा भी स्टॉक नहीं, सीधा इसमें से सेल आउट करो। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 300 क्वांटिटी बेचना, ठीक है, 300 की क्वांटिटी बेचना है। रेट कितना लगा वहां पे? 10 रुपए का रेट लगा, 10, 3000 हो गया, ठीक है। तो बचेगा कितना? 1100 में 300 को सोल्ड आउट किया तो कितना बचेगा? 800 की क्वांटिटी बचेगी, 10 रुपए के हिसाब से 8000, राइट। ये भी हो गया आपका सेल्स की क्वांटिटी। आफ्टर सेल्स लास्ट वन इज 30 जनवरी परचेज। परचेज में आपने 500 का क्वांटिटी परचेज किया है 20 रुपीज के हिसाब से, इट मीन्स 10,000 परचेज किया हुआ क्वांटिटी 500 का है, सेल्स का कोई लेना देना नहीं है। बैलेंस में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट चेक द बैलेंस, ये हमारे पास एक ही क्वांटिटी बचा था, ठीक है, 800 का स्टॉक्स, उसके ऊपर गलती से मत लिख देना नीचे लिखते समय, इसके लिए हम लोग कभी कभी लाइन ड्रॉ करते हैं सो दैट हमको सेपरेट सेपरेट दिखे। ये हो गया हमारा 800 का क्वांटिटी एज इट इज 10 रुपए के हिसाब से 8000 स्टॉक नंबर 1। 500 अनदर स्टॉक्स वी हैव परचेज्ड 20 रुपीज के हिसाब से 10,000 स्टॉक नंबर 2। ये हो गया हमारा 30। खत्म, यहीं पे खत्म नहीं होता, इसके बाद और एक लास्ट है। जिस मंथ का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस मंथ का लास्ट डेट क्या है, बिकॉज हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा था तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक ही हमें फाइंड करना है। बहुत लोग यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ लिया करो, कभी कभी गलती से याद रखा करो कि FIFO मेथड में हमें क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। सो जिस मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं उस मंथ का, मंथ तो सेम ही चल रहा है, मंथ का लास्ट डेट क्या है? जनवरी है तो 31 जनवरी, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। चॉइस इज योर्स, आपको कंबाइन करके दिखाना तो आप कंबाइन करके दिखा सकते हो, अलग अलग दिखाना तो अलग अलग करके दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ऐसे, अगर हमें अलग अलग करके दिखाना, सेम एज इट इज कॉपी कर लो, 800, 500, 100, सॉरी 10, 20, 8000, 10,000, ये हो गया स्टॉक नंबर 1, स्टॉक नंबर 2, ये हो गया हमारा ऐसा, या तो फिर और आप ऐसा भी दिखा सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड। रेट ऐड मत किया करो, रेट हम फाइंड करते हैं, रेट कभी भी ऐड नहीं करने का, रेट को फाइंड किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटी ऐड कर दो, 800 प्लस 500 1300 की क्वांटिटी और 18,000 का वैल्यू, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिकली हमारे आंसर को कैसे फाइंड किया था कि हमारा आंसर 1300 ही आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड और सेल्स माइनस करते करते हमने कितना फाइंड किया था? 1300। कितना आया? 1300, मतलब क्वेश्चन सही, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा FIFO सॉल्व करने में हमारा आंसर कितना आता है। तो सॉल्व करने से 30 सेकेंड पहले ही इसको कैलकुलेट कर लिया करो कि आपका आंसर जो रहेगा वो इतना आना चाहिए, सो दैट जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक पता चल जाएगा, आप ढूंढ सकते हो कि हाँ भाई, और नहीं ढूंढ सकते तो क्या करने का, सीधा कट करके नेक्स्ट पेज से फिर से ड्रॉ करने का, टाइम देखा जाएगा एग्जाम में, क्लियर। ये तो हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। एक तो चीज हमने फाइंड कर ली क्लोजिंग स्टॉक की, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एडिशनल चीजें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो सबसे लास्ट में निकलेगा, उसके पहले हमको निकालना है COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है? देखो आपको याद दिला देता हूँ, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, 12वीं में कभी बनाया रहेगा आपने गलती से तो,
ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे क्या क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे होता था सेल्स, क्योंकि ये डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें आपका आता था कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टीज वगैरह वगैरह के एक्सपेंसेस यहाँ पे आते थे, इसको हम लोग एक ही नाम देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कभी आपने यहाँ पे देखा रहेगा, हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं जीपी और यहाँ पे फाइंड करते हैं जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो इन फॉर्मूला पैटर्न में हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये पैटर्न हो गया आपका COGS। डेबिट वाले आइटम्स को आपने प्लस कर दिया, क्रेडिट वाले आइटम को आपने माइनस कर दिया, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, COGS। मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर गए तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको, COGS मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका COGS। तो हमारा COGS का फॉर्मूला हमने पहले बता दिया था, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा COGS आएगा। आफ्टर COGS एक आइटम बच रहा है हमारे पास, सेल्स, और यहाँ पे हमको है GP। आई होप सेकेंड फॉर्मूला आपको पता ही है फिर। तो GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, ठीक है। एक पैटर्न होता है। तो COGS फाइंड करना है। COGS फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक। अभी हम लोग यहाँ पे यूनिट्स का कैलकुलेशन नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे अमाउंट का कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और ग्रॉस प्रॉफिट हमको अमाउंट में फाइंड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू। यूनिट कितना ओपनिंग स्टॉक का वहां पे मिल जाएगा आपको, आप डायरेक्टली ले सकते हो यहाँ से 10,000, ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 10,000। ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक 10,000 का हो गया। दूसरा है परचेज, हमको चाहिए, वी वांट परचेज, हमें चाहिए परचेज। क्या करना है परचेज के लिए, क्या करना है, हर एक यूनिट रेट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि क्या करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया टेबल मेथड। इसी टेबल मेथड को यूज करो, यहाँ से परचेज आइटम को उठा लो, ठीक है। क्यों कैलकुलेट करके दिखाओगे बार बार, हाँ अगर टेबल कैलकुलेट नहीं करने को बोला होता तो बाद में आप लोग यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट और वैल्यू करके दिखा देते थे। तो हमको चाहिए परचेज, मतलब टोटल परचेज, एक एक परचेज नहीं, हमें चाहिए टोटल परचेज। तो टोटल परचेज का अमाउंट चाहिए हमको, ठीक है। ये रहा आपका परचेज का कॉलम, दिस इज योर कॉलम ऑफ परचेज। यूनिट आपके पास पड़ा हुआ है, रेट आपके पास पड़ा हुआ है और वैल्यू आपके पास पड़ी है। हमको यूनिट से और रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्या चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज चाहिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ परचेज मतलब हमें सीधा निकालना है COGS। तो हमें यूनिट वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट देखना है। सो टोटल परचेज, पहला परचेज कितने का है, ये हमारा पहला परचेज, दूसरा परचेज, तीसरा और चौथा परचेज, ठीक है। इन चारों परचेज को अमाउंट को प्लस करना है, 30,000 प्लस 28,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000। What is the total purchase? 30 plus 28, 58, 68, 68 और 18, tell me, ये हो गया 30, 86,000 का आपका क्या रहेगा, परचेज रहेगा 86,000 रुपीज। कैलकुलेट करके देखो, आपका सही होना चाहिए। 86,000, 30 10 40, 20 50 60, 86,000, ठीक है। ये होगा आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, परचेस 86,000 का, और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। हमने जस्ट अभी क्लोजिंग स्टॉक लिया ना 18,000। 10,000 ओपनिंग स्टॉक, टोटल परचेज 86,000। आप यहाँ पे टोटल कॉलम निकाल करके दिखा सकते हो, और क्लोजिंग स्टॉक 18,000, ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जस्ट इग्नोर इट। सो COGS ओपनिंग स्टॉक क्या है, अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करूंगा। 10,000 प्लस परचेज 86,000 माइनस 18,000 क्लोजिंग स्टॉक। टेल मी द फाइनल आंसर, इतना तो कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
कितना है आंसर फिर 10,000, 86,000, 96, 96 माइनस 18, 78,000 रुपीज। ये 78,000 रुपीज का आपका क्या आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 वहां से ले लिया, टोटल परचेस का अमाउंट वैल्यू के कॉलम से ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड कर लिया 18,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको दिया नहीं है, वी हैव टू इग्नोर इट। तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 78,000 का हमारा COGS निकला। ठीक है, इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट हमें चाहिए GP, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। अब गलती से भी जैसे हमने परचेज यहां से उठा लिया था, तो सेल्स को यहां से मत उठाओ, मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो जीरो हो जाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा मतलब हमारा आंसर सही है और वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, हमारा सही निकला बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, आपका सीधा आंसर कट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जीरो होने का मतलब आपने वही चीज उठाया, आपने परचेस को मल्टीप्लाई किया था, उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई किया था, उसी अमाउंट को आपने सेल्स को अज्यूम करके और सेल्स रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो गलती से भी सेल्स के कॉलम पे यहाँ पे नहीं जाना है, सेल्स को जस्ट इग्नोर करना है, क्योंकि हमने सेल्स के लिए वही प्राइस लिया है जिस स्टॉक्स का था, हमें वो इग्नोर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सेल्स फाइंड करना है, यहाँ पे थोड़ा मगजमारी है, हमें सेल्स ढूंढना है। तो सेल्स के लिए गलती से भी सेल्स के वैल्यूज को कोई प्लस नहीं करना, कोई भी नहीं करना। ठीक है, वो वही कॉलम है, वही अमाउंट है, वही रेट है जो हमने वहां से उठाया। हमें ये दिया रहेगा, हम फीफो और वेटेड करने के टाइम पे सेल्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हमें जीपी फाइंड करना है तो सेल्स के दिए हुए सेलिंग प्राइस को यूज करना है। कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। सेल्स हम लोग डायरेक्टली सेल्स लिखेंगे क्योंकि COGS हमको मिल चुका है 78,000 का, तो सेल्स डायरेक्टली लेंगे, यूज करेंगे। सेल्स के लिए क्या चाहिए, यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यूज के हिसाब से जाएंगे। पहला सेल्स है हमारे यहाँ पे 800 का क्वांटिटी का, जो दिया है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 40 रुपीज के हिसाब से। दूसरा हमारा सेल्स है 2000 की क्वांटिटी का 30 रुपीज के हिसाब से। तीसरा हमारा सेल्स है 800 की क्वांटिटी का 20 रुपए के हिसाब से। चौथा हमारा सेल्स है 300 की क्वांटिटी का 20 रुपए के हिसाब से। तो दिए हुए क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस को इग्नोर करके हम सेल्स निकालेंगे, सॉरी इग्नोर नहीं करके हम लोग सेल्स निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 800 की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40, 800 32, 32,000। ठीक है, 3 दूना 6, 60,000, 60,000। जीरो अच्छे से लगाओ, 8 टू 16,000, 3 टू 6,000 टोटल सेल्स। What is our total sales? वन लैख 14,000। चेक इट, 1,14,000 आया क्या? 6 6 12 14 4 1 क्या 1,14,000। यस, 1,14,000 का हमारा सेल्स है। 1,14,000 का सेल्स, COGS कितना 78,000। डिफरेंस दिखेगा आपको, पता चलेगा। सो इजीली यू कैन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। सो 1,14,000 minus COGS 78,000 माइनस करो, चेक इट द आंसर। 1,14,000 में से 78,000 माइनस किया तो कितना आएगा? फाइंड आउट। आया आंसर? चलो देखते हैं। 36,000 6 1 0 3 36,000। तो 36,000 is your gross profit. So what is the answer of gross profit? 36,000. Check it. So आज के लेक्चर में गाइस हमने क्या सीखा? FIFO मेथड के साथ COGS और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालता है। ये भी एक तरह का सिंपल क्वेश्चन ही था, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था।
COGS का और ग्रॉस प्रॉफिट का। अगेन वंस अगेन शॉर्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। FIFO निकालने के लिए आपको जो दिए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या करना है, ट्रेड के सीक्वेंस ऑर्डर को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। सेलिंग प्राइस दिया है नहीं दिया तो इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ FIFO कैलकुलेशन के लिए। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब तक पहला स्टॉक खाली नहीं होगा तब तक सेकंड स्टॉक से नहीं बेच सकते या नहीं बेचेंगे, वो इस ऑर्डर में ही आपको लिखना है, ठीक है। उसी तरह से हमने निकाला क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से हम निकाले हैं COGS, COGS से निकाले ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू एवरीवन। लेक्चर अगर पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया, अंडरस्टैंडिंग है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें और अपने नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर अपलोड होगा इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में। और आपको अगर कोई लेक्चर्स का वीडियो चाहिए कॉमर्स रिलेटेड, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कोई भी हो, just comment it or directly message me. I can definitely prepare the video and upload it. Okay, thank you so much guys.